प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद दोनों करेंगे एक साथ, तो हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री, सीधे आर्टिकल वाइज चलेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में आप तो जितनी चीजें आपको जाननी थी आप जान चुके हो, है ना। जैसे प्रधानमंत्री को क्या क्या बोलेंगे, देखो आप, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो अब तक पूरी बेसिक के साथ आप जानते हो प्रधानमंत्री कहाँ होता है, मुख्यमंत्री कहाँ होता है। प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, ठीक। राष्ट्रपति को हम लोग क्या बोलते थे, कार्यपालिका का प्रमुख, ये बोलते थे राष्ट्रपति को, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। इसको क्या बोलते थे हम, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। ये होता है रियल हेड, वास्तविक प्रमुख, ये व्यक्ति होता है। और ऐसे ही केवल प्रमुख बोला या नामित प्रमुख बोला तो राष्ट्रपति होते हैं ना। अच्छा, फिर इसको और कैसे जानोगे, सरकार का मुखिया, केंद्र सरकार का मुखिया, केंद्र सरकार का मुखिया, इसको ऐसे भी जानते हो, ठीक, केंद्र सरकार का मुखिया। इसको और कैसे जानते हो, लोकसभा का नेता, लीडर ऑफ लोकसभा। इसको आप और कैसे जानते हो, लोकसभा का नेता, लोकसभा में सदन का नेता, लोकसभा का नेता बोल लो आप, या फिर लोकसभा में सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस, सदन का नेता ये कहा जाता है, ठीक। और कैसे जानते हो आप भाई, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, ये यही होता है कौन, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड ऑफ ऑल द डिफेंस, 3 आर्मीज, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड। जबकि हम ये जानते हैं कि अगर तीनों सेनाओं का सेनापति या प्रमुख पूछा जाए तो कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन अगर राजनीतिक प्रमुख बोल दिया तो यही है, ठीक। ये है होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। और लेकिन सरकार बनाने के लिए या फिर प्रधानमंत्री कैसा होता है, चुना हुआ होता है कि नियुक्त होता है कि क्या होता है। असल में प्रधानमंत्री जो व्यक्ति होता है वो चुनकर ही आया है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में क्या होता है, ये नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, ध्यान रखना, अपॉइंट होता है। ये अपॉइंट होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ये किसके द्वारा अपॉइंट होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, है ना। राष्ट्रपति इसे नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। कौन व्यक्ति नियुक्त होगा, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होगा, जो आम चुनाव में, जो लोकसभा आम चुनाव में जो राजनीतिक दल चुनाव जीतेगी, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतेगी, है ना। अब देखो सरकार कैसे कैसे बनती है। सरकार एक तो भैया की 543 सीटों पर मान लो चुनाव हुआ, आम चुनाव, लोकसभा आम चुनाव, तो भैया उसी राजनीतिक दल का सरकार होगा जो कम से कम 272 सीटें जीतेगा। 272 सीटें जीतेगा तो संसदीय शासन प्रणाली में, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में किसको सरकार बनाने का अधिकार है, उस पॉलिटिकल पार्टी को जो मेजॉरिटी अचीव करता है, जो मेजॉरिटी अचीव करता है, मतलब चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है। बहुमत का मतलब मेजॉरिटी अचीव करता है, मतलब 50% से ज्यादा सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, ठीक। लेकिन जरूरी है कि ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तब एक टर्म आ जाता है किसका, गठबंधन की सरकार। तब क्या आ जाता है, गठबंधन की सरकार। इसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोलिशन, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती, मतलब जितने सीटों पर चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुआ है, 50% से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती, तो उनके पास दूसरा एक तरीका होता है गठबंधन की सरकार बनाने का, कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का। अच्छा, ये जो गठबंधन है ये चुनाव से पहले भी बन सकते हैं, चुनाव के बाद भी,
ये चुनाव से पहले भी हो सकते हैं, गठबंधन बन सकता है, चुनाव से पहले भी बन सकता है, और ये चुनाव के बाद भी बन सकता है। चुनाव के बाद मतलब आफ्टर इलेक्शन। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल पहले ही एक गठबंधन बना लेते हैं, चुनाव से पहले ही, कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो वो अन्य अन्य दलों से संपर्क करके गठबंधन बनाते हैं। समझ रहे हो आप? गठबंधन बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोग अभी क्या क्या गठबंधन का नाम सुने हो आप लोग? एक आप लोगों ने एनडीए सुना है, एनडीए सुना है। एक आप लोगों ने यूपीए सुना होगा, लेकिन आजकल यूपीए नहीं दिखाई दे रहा, आजकल क्या दिखाई दे रहा है? इंडिया। आजकल ये दिखाई दे रहा है इंडिया। कांग्रेस समेत जो अन्य पूरी राजनीतिक दल जो मिलकर बनाई है ना। तो ये वाला तो अभी रहने दो, अभी आपको यूपीए नहीं दिख रहा है, आपको इंडिया दिख रहा है और एनडीए दिख रहा है। ये जो एनडीए है ये वास्तव में बीजेपी प्लस अन्य दलों का गठबंधन है। ये एनडीए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का फुल फॉर्म। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका हिंदी देख लो आप। देखो अंग्रेजी भी पता होना चाहिए कई चीजों का, इसका भी अंग्रेजी पता होना चाहिए। क्या है अंग्रेजी? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, डेमोक्रेटिक अलायंस। अब ये गठबंधन का मतलब क्या हुआ भैया? ये तो पहले से ही गठबंधन कर लिया इन लोगों ने, पहले से ही गठबंधन कर लिया और साथ मिलकर चुनाव जीतते हैं, मतलब कुल मिला के बहुमत प्राप्त करेंगे, है ना। लेकिन ये वाला चुनाव में गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल पाया, है ना, क्योंकि बीजेपी जो थी उसको सीटें इस बार कम मिली। तो बाद में इनको, आपको याद होगा, 2 लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा है। किसका? हाँ, नीतीश कुमार और, हाँ, अरे साले का दरियल का नाम ही है, वो चेहरा याद आ गया मेरे को, नाम नहीं याद नहीं आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू और वो, और एक वो हमारे, हाँ, चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान छोड़ दिया और उसकी सीटें ही कितनी थी, अलग हो गया ना, उसकी सीटें ही नहीं थी। तो नीतीश कुमार का लगभग मेरे ख्याल से कितना, 15 थे क्या, 15 के 25, 15, और उसका तो मिलाकर गठबंधन बनाया। ठीक है, चलिए, ये हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक, हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब उसके बाद अपन देखते आप इंडिया अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब देखो इसका फुल फॉर्म, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल, देखो इसका फुल फॉर्म, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब तो यूपीए रही नहीं ना, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं आपको। अब तो इंडिया है ना। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। तो हिंदी मीडियम वालों को दोनों जानने की जरूरत रहती है ना। हिंदी मीडियम वालों को तो हिंदी वाला, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं जानेंगे चलेगा, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को कई बार अंग्रेजी भी पता होना चाहिए। ठीक, यह है भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। ठीक, इसका भी देख लो आप, ये तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती यूपीए, इसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस।
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक, इस तरह के गठबंधन आपको देखने को मिलते हैं। ये गठबंधन पहले से बना हुआ है, ये पहले से बना के गठबंधन ये चुनाव लड़ रहे हैं साथ में। लेकिन मान लो बीजेपी चुनाव लड़ी और बीजेपी को 272 के 250 सीटें ही मिली, तो हो सकता है कि चुनाव के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, आमतौर पे क्या होता है कि भाई कितनी बार चुनाव कराओगे, जरूरी थोड़ी है कि किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाए, एनी पॉलिटिकल पार्टी गेन्स मेजॉरिटी इन द हाउस इन द लोकसभा इलेक्शंस, जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति संभावनाएं तलाशते हैं, ऑल ही सर्चेस फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, कि किसी प्रकार सरकार बनाई जाए। आमतौर पे भले ही अगर किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कम से कम 272 सीटें नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी जिसने चुनाव जीता है, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, उसको इन्विटेशन देते हैं गवर्नमेंट बनाने का। ये तो अब समझ चुके आप लोग, उसको निमंत्रण देते हैं गवर्नमेंट। हालांकि राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को भी निमंत्रण दे सकते हैं। मान लीजिए कि चुनाव में बीजेपी ने जीती 250 सीटें, कांग्रेस ने जीती 200, और ऐसी स्थिति में आपको पता है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति, स्वविवेकी शक्ति जागृत हो जाती है। मतलब वो अपने विवेक से वो चाहे तो इसको नजरअंदाज करके दूसरी जो पार्टी है उसको पहले आमंत्रण दे दे सरकार बनाने का, और कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, है ना। बातें बहुत होंगी, न्यूज़पेपर में आरोप प्रत्यारोप लगेगा, राष्ट्रपति को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उखाड़ कोई नहीं पाएगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई विवरण है ही नहीं। ठीक, ये वाली कंडीशन आ जाती। और चुनाव के बाद ये तो समझ गए आप, गठबंधन वाला किस्सा समझ गए आप। सरकार दो तरीके से भैया, या तो कोई राजनीतिक दल चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके सरकार बना लेगी अपने ही दम पर, और अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता तो अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर सरकार बना सकती है। और गठबंधन की जहां तक बात आई, तो गठबंधन चुनाव से पहले से भी निर्मित हो सकता है और चुनाव के बाद भी हो सकता है, और ये आपको पता होना चाहिए। एनडीए किसकी अलायंस है? बीजेपी। मुख्य दल कौन है? बीजेपी, और बाकी लोग उसके घटक दल कहलाएंगे, अदर पार्टीज। और यहां पर कौन है मुख्य? कांग्रेस, कांग्रेस प्लस अदर, वो जितने भी आप देख लो, आप बसपा, सपा, वो सब इधर है। ठीक, ये क्लियर है? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे राष्ट्रपति के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, अब देखिए प्रधानमंत्री, आर्टिकल वाइज बढ़ेंगे आगे। सबसे पहला जो आर्टिकल इससे संबंधित आपके सामने आएगा वो है 74, वो है 74, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या है भाई? राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए, क्या है 74? राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श, सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया, और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। There shall be a council of ministers to aid and advise the President of India, the head of which will be the PM of India. इसका मतलब जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है ना। अच्छा, ये है 74। उसके बाद आ जाइए 75, आर्टिकल 75, ये बस हो गया। आर्टिकल 75 में आ जाइए। अब आर्टिकल 75 में क्या देखेंगे आप? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। पहला बिंदु क्या है? देखो यहां बहुत सारे बिंदु आएंगे। क्या है यहां? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, यह है पहला बिंदु।
तो इस आपको सीधा सीधा बोल देगा भैया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, कौन से आर्टिकल में मिलेगा आपको? 75 में। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हो गया। दूसरा देख लो आप, दूसरा इसी में 75 में ही है ना। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये भी राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया शैल बी अपॉइंटेड और अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहीं पर देखिए आप, पहला वाला ये हो गया, ये पहला वाला बिंदु है केवल, मतलब आप समझ जाइए 75 का 75 ये क्लॉज 1 है, 75 क्लॉज 1 है, ये क्या है 75 का क्लॉज 1, ऐसा देख लो आप। ये है आपका 75 आर्टिकल देख रहे हैं अपन, ये है आपका 75 क्लॉज 1, 75 क्लॉज 1, ये है आपका 75 क्लॉज 1। इसके बाद यहीं पर 75 क्लॉज 1A कैपिटल एक जोड़ा गया, ऐसा आ गया, मतलब जोड़ा गया बाद में 1A। अब हिंदी अंग्रेजी में कंफ्यूज मत हो, 1A लिखोगे आप तो भी चलेगा और ऐसे ही एक जगह से याद करो। 1A ये कैपिटल A है, अगर उसमें भी होगा आप हिंदी में भी देखोगे तो क्या होगा 1 क ऐसा लिखा होगा, A मतलब क, A B मतलब ख, ऐसा ही लिखा होगा। ठीक, तो वो उतना माथा पच्ची करने की बात नहीं। ये जोड़ा गया है, ये एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वां संविधान संशोधन, ऐसे लिखता ना शॉर्ट में, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये जोड़ा गया है, 75(1)A जोड़ा गया है। और आपको पता है यहां पर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम shall not exceed 15% of the total number of the house of the people। ये देखो क्या बोल रहा है यहां पर, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये बोल रहा है। मतलब द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम shall not exceed more than 15% of the strength of लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को और क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, लोगों की सभा बोलते हैं ना। चलो ये जोड़ा गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। 71 का क्लॉज 1 समझ गए आप। 71 का क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा, अभी सेकंड पॉइंट है तो मैं इसको यहां से लिख दिया हूं, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। इसी में 75(1)A जोड़ा गया है, इसी में 75(1)A जोड़ा गया है। ठीक, अच्छा ये बात क्लियर है। और 75(1)A जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 91st कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। क्लियर है? ओके। इसी में एक और चीज जोड़ा गया 71B, इसी में जोड़ा गया है 71B। 75 का 1B,
ये लो 75 का 1B। अब ये क्या है, देखो ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, है ना, संसद के किसी भी सदन का सदस्य अगर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया गया तो वो मंत्री भी नहीं रह सकेगा, वो मंत्री भी नहीं रह सकेगा। समझ गए आप? मतलब वो मंत्री बनने की योग्यता से भी वंचित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन इसको? 75(1)(b) क्या है ये? संसद के किसी भी सदन का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, तो वह मंत्री बनने की योग्यता भी नहीं रखेगा। मतलब मंत्री बन नहीं पाएगा, मंत्री बनने की योग्यता भी नहीं रखेगा, मतलब वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मंत्री पद से भी योग्यता नहीं रखेगा। क्लियर है बात? A member of either of the House of Parliament, if disqualified under 10th schedule, है ना, shall also be disqualified to be a minister. Shall also be disqualified to be a minister. क्लियर है? ये 75(1)(b). क्लियर है बात? हाँ, देखो आप लोग 10वीं अनुसूची आप नहीं जानते हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं पहुंचूंगा संसद में तो आपको क्लियर बताऊंगा कैसे कैसे अयोग्यता हो सकती। किसी एक लड़के ने अज्ञानतावश वो कह रहा था कि ये नहीं ये ऐसी चीज़ें नहीं होती, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, जो भी होगा, तो वो लड़का अज्ञानतावश होगा। कोई उस बात को आप ग्रुप में लीजिएगा मत, क्योंकि वो लड़का वहाँ गलत है, ठीक है? तो उस लड़के को शंका हुआ होगा या उसने कहीं से पढ़ा होगा या किसी ने पढ़ाया होगा, तो वो अगर वो ही जानकारी एज इट इज़ ग्रुप में डाल रहा था तो वो जानकारी गलत थी। अयोग्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। मतलब एक व्यक्ति कैसे कैसे संवैधानिक निर्भरता द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है, कैसे कैसे राष्ट्रपति कहाँ कहाँ अयोग्य ठहरा सकते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम में क्या क्या अयोग्यताएं हैं, फिर 10वीं अनुसूची के तहत जिसको दल बदल कानून कहते हैं उसमें कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं और कौन करेगा कैसे, वो डिटेल्ड एक पूरी प्रॉपर क्लास होगी, वो सारी स्पष्टता आपको आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? आ जाइए, अब आ जाइए आप 2, इसी का 71 का 2, 75 का 2, आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहां तक आप आर्टिकल में उतना ध्यान मत दीजिएगा कि कौन सा 1 में है कौन सा 2 में है, क्योंकि अभी उतना अंदर घुस के देखा नहीं गया है। लेकिन आपको भाई 75 में क्या क्या है ये बिल्कुल याद होना चाहिए। अनुच्छेद 75 में क्या क्या है? अनुच्छेद 75 का ये है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे या पद पर बने करेंगे। अब जो भी मंत्री भैया केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, और किसके इच्छा तक रहेंगे, उनका कार्यकाल क्या है? कोई निश्चित कार्यकाल है क्या? नहीं, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि जब तक लोकसभा का कार्यकाल है तब तक मंत्री भी रह सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी क्यों नहीं है? जैसे मान लो किसी ने सरकार बनाई, बीजेपी ने सरकार बनाई और 2 साल बाद गिर गई सरकार, अल्पमत में आ गई और गिर गई, फिर दूसरे पार्टी को मौका मिला तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गई, उसके बाद दूसरे पार्टी को मौका मिला तो शेष
जो कार्यकाल था, शेष जो कार्यकाल है, फिर क्या होगा, उसने सरकार बनाई तो शेष कार्यकाल लोकसभा का उसके मंत्री रहेंगे ना, जरूरी थोड़ी है कि वही मंत्री रहे, वो तो अपना मंत्रिपरिषद बनाएगा। इसीलिए अपन ऐसा नहीं बोलते कि एक मंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता। तो मंत्री कब तक अपने पद पर रहता है? एकदम सटीक आंसर क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ये भी अनुच्छेद 75 में ही है ना। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद में रहता है। ये हो गया दूसरा। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक। तीसरा 75 में आ जाओ। तीसरा, इसमें अगला पॉइंट यह है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा या टू द हाउस ऑफ द पीपल। हिल गया क्या? अच्छा, उसका बोतल खोलने का आवाज है। अब देखो, आप 75 में 3 में ये दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग से मैं बता दूं, यही जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद, इनकी जो जवाबदेही या या ये है, आप जवाबदेही भी बोल सकते हैं अपन, जवाबदेही, या फिर इसे क्या बोलते हैं, उत्तरदायित्व। दो तरीके से तय किया गया, एक व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली, एक व्यक्तिगत, और एक सामूहिक कलेक्टिवली। ये अरे क्या लिखा रे, सामूहिक। व्यक्तिगत रूप से जो प्रत्येक मंत्री होता है ना मंत्रिपरिषद का, किसके प्रति जवाबदेह होता है? राष्ट्रपति। इंडिविजुअली द मिनिस्टर्स इन COM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? लोकसभा बोलोगे आप। इसे वो क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। संसद में आओगे तो आप जान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय लोकसभा, राज्यसभा सब बताऊंगा। लोगों की सभा। क्लियर है? अच्छा, अब ये समझ में नहीं आया होगा कि कैसे एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह है राष्ट्रपति के प्रति, या सामूहिक रूप से कैसे जवाबदेह है लोकसभा के प्रति। देखो, पहले इसको देखते हैं। आपको पता है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से किसी भी मंत्री से उसके सभी सारे प्रशासनिक और विधायी क्रियाओं का रिपोर्ट मांग सकता है और देना पड़ेगा। तो ये जवाबदेही तो हुई कि राष्ट्रपति देख रहे हैं भैया काम हो रहा है, कितना किया कि नहीं किया, क्या चल रहा है, सवाल जवाब पूछ सकते हैं, सवाल है ना। तो जवाबदेही तय हो गई। प्रत्येक मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह हो गया? राष्ट्रपति। अब सामूहिक रूप से देख लो आप, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। देखो, यूं तो जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के दोनों सदनों के प्रति जवाबदेह होता है ना, दोनों सदनों के प्रति। इसको कैसे समझो आप? आपको पता है ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और जो मंत्रिपरिषद बनती है उसमें कुछ सदस्य राज्यसभा के भी तो हो सकते हैं। ये मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद है, मतलब ये लोकसभा है और ये राज्यसभा। भले ही सरकार बनाने के लिए चुनाव कौन से सदन का होता है? लोकसभा का। लेकिन आपको पता है कि बीजेपी ने चुनाव जीता है तो बीजेपी के सांसद तो यहां भी हैं राज्यसभा में। अगर उनको लगे तो प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। भले ही सरकार बनाने उसने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन वो राज्यसभा से तो सदस्य है। तो ये बात तो हम जान गए कि जो मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे
ऐसा मत ले लेना कि वो किसी विधानसभा का सदस्य भी केंद्र में मंत्री बन जाएगा, नहीं, वो योग्य नहीं है। क्योंकि संविधान क्या कहता है, अभी पढ़े ना आप 75 का 1B 1A पढ़े ना, 1A आपने क्या पढ़ा वहां, 1B क्या पढ़ा आपने, कि यदि कोई संसद के किसी सदन का, मतलब लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है, अगर वो अयोग्य हो जाता है 10वीं अनुसूची के तहत, तो फिर वो मंत्री होने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी से आप समझ जाओ कि मंत्री बनने के लिए आपको केंद्र में मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री बनने के लिए आपको संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना पड़े, ये योग्यता है आपकी। अगर आप संसद के किसी एक सदन के सदस्य नहीं रहे तो आप मंत्री पद से भी जाओगे, आप मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाओगे। यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर, टू बी अ मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात क्लियर है? यह बात अलग है, इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि मंत्री की नियुक्ति की बात है, वो तो बोल रहा है कि भैया यदि आप संसद के किसी एक सदन के भी सदस्य नहीं रहे तो आप मंत्री भी नहीं रह सकते। लेकिन मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि क्या, हाँ, वो अभी मैं आ रहा हूं उस पर, 6 महीने तक रह सकता, मैं आ रहा हूं। अब हम दूसरे एक मुद्दे पर गए थे, हम लोगों ने बोला था कि कोई व्यक्ति अगर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, हम लोग हैं, मान लो हम लोग है ना, ये वाली रो आप लोग 30 साल के हो चुके हो और ये वाली रो 25 साल की हो चुकी है ना। मैं समझाने के लिए आप लोगों को अपने आप को 25 साल मान लेता हूं, हालांकि मैं अभी 24 का हूं, ठीक। अब हमें यह पता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, आपको लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25। अच्छा, केवल 25 शुरू हो गया कि 25 पूर्ण हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी हो। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल पूर्ण हो चुकी हो, यह है रिक्वायरमेंट। हम सभी भारतीय नागरिक हैं, पहली रिक्वायरमेंट तो हम पूरी करते हैं, हम सभी भारतीय नागरिक हैं। और दूसरी क्या, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु। इसके साथ अन्य योग्यताएं भी हैं बहुत सारी ना, जैसे आपके ऊपर आपको कम से कम 2 वर्ष की सजा न हुई हो, काटा ना हो आपने सजा, तो वो सब बाद में देखेंगे, वो जनप्रतिनिधि अधिनियम और वो सब दुनिया भर का पढ़ेंगे ना संसद में, तब अभी वो डोज गड़बड़ हो जाएगा। अभी इतना ही जानो आप कि भैया आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। आप संवैधान के किसी भी पद पे आप जाना चाहेंगे, कोई भी संवैधानिक पद, वो तो छोड़ दो आप, संवैधानिक पद की हम बात कर रहे हैं। अब ये साला पटवारी की नौकरी, उसमें भी ऐसा थोड़ी है कि समारू जो है साला एंजेलिना जोली से विवाह करके अमेरिकी नागरिकता ले लिया है और पटवारी का वैकेंसी आया तो महू पटवारी बनूं, मोर सपना रीस आ जाई। यहाँ का नागरिक नहीं है, उसको तो वैसे ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरते हो तो पूछते हैं ना, आर यू एन इंडियन ना, ठीक। तो पहले कोई भी संवैधानिक पद हो, पहले योग्यता क्या होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने। उसके बाद दूसरी योग्यता तो दूसरे क्रम पे आती है। और दूसरा क्या, न्यूनतम 25 वर्ष। क्या मैं कह सकता हूं कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25? भाई संसद के ही तो दोनों सदन हैं, आप यहां से भी सदस्य बन गए तो सांसद बन गए ना। या संसद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25। अच्छा, सेम राज्य विधानमंडल में भी होता है। एक विधायक बनने के लिए या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25। वहां भी 25, यहां लोकसभा में 25 ना, तो वहां विधानसभा में भी 25। बात क्लियर है? ओके, 25 साल के। अब हम लोग का बस रिक्वायरमेंट यही है, आप लोग 30 साल के हो गए, हम लोग 25 साल के, मतलब हम लोग 30 नहीं हुए हैं, 25 क्रॉस कर चुके हैं और आप लोग 30 क्रॉस कर चुके हैं। क्या सवाल यह है कि क्या हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकते हैं या फिर कोई भी मंत्री नियुक्त हो सकते हैं क्या, प्रधानमंत्री समेत? ठीक, बीजेपी ने चुनाव जीत लिया बहुमत के साथ, 300 सीटें जीत ली। लेकिन बीजेपी के जितने सदस्य जीत करके लोकसभा में पहुंचे, तो आपको पता है प्रत्येक जो राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी होते हैं, अभी कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं,
6। कौन कौन सा याद है? बीजेपी कांग्रेस तो क्लियर है, आप है 3 हो गए, और है टीएमसी से ही तो छीना है इन्होंने अभी। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, हाँ हाँ, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, नहीं नहीं नहीं, पीपल्स नहीं, वो तृणमूल कांग्रेस से छिन गया है। अरे मैं आप लोगों को बताया था ना उस दिन। माइक किसमें? भारतीय जनता पार्टी, अच्छा सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी है ना। देखो कौन कौन सी पार्टी भाई, नेशनल पार्टीज, देखो आप अब इसको देख लो आप। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी वर्तमान में केवल 6 दलों को है। हमारे यहाँ कितनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है प्राप्त है? 6 राष्ट्रीय दल ये है भाई। एक में कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी जिसको हम भाजपा कहते हैं, एक कांग्रेस, एक आप, एक आपका सीपीआई कम्युनिस्ट, सीपीआई कम्युनिस्ट साम्यवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया साम्यवादी, यह है आपका, हाँ नेशनल एनपी, सही था मैं, नेशनल पीपल्स पार्टी, एक है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक, एक बहुजन समाज पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी और एक नेशनल पीपल्स पार्टी, बस यही है। एक बीएसपी, किसकी पार्टी है बीएसपी? यादव, यादव की मायावती की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका नाम है बहुजन समाजवादी। और एक है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 6, ये याद रखना आप, हालांकि बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। अगर मान लो यही यहां तक पहुंच चुके हैं तो चुनाव चिन्ह भी देख लेते हैं, इतना आए हैं तो अपन पढ़ेंगे हालांकि इलेक्शन में। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लोटस, कमल लोटस, कांग्रेस का पंजा, आपका झाड़ू ब्रूम, आप तक पता नहीं झाड़ू झाड़ू, और आपका ये बहुजन समाजवादी पार्टी बताओ तो, हाथी, इसका हाथी एलिफेंट, इसका किताब बुक, इसका एनपीपी का नेशनल पीपल्स पार्टी, और सीपीआई कम्युनिस्ट का है बताओ, हैमर सिकल एंड स्टार, हैमर हथौड़ा, हसिया और स्टार सितारा, ये दिखेगा आपको इनके चुनाव चिन्ह है। सिकल ऐसे तो बहुत सारा है रे, इधर उधर इंडिपेंडेंट लोगों को देखना, कुछ भी बल्ब मिल जाएगा है ना, वो चाबी ताला ऐसे कुछ भी मिल जाता है, दिया, वो अलग बात। ये है राष्ट्रीय 6, वर्तमान में 6 ही दल ऐसे हैं जिनको जो नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ये वो है। बीजेपी कांग्रेस आप क्लियर रहेगा, ये तो बड़ी बड़ी आप जो हमेशा सुनते रहते हो, ये कम सुनते हो। बीएसपी भी सुनते हो आप, मायावती पार्टी, एनपीपी और सीपीआई ये कम सुनते हो आप लोग। सीपीआई में भी मार्क्सिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट, और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, ये ध्यान रखना। बाकी इलेक्शन जब आएगा तब देखेंगे। हाँ अच्छा, यहां पर हम लोग ना, तो हर एक जो पार्टी होती है जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ी है, उसका एक पार्टी अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष। बीजेपी का भी है, जैसे आपको पता है बीजेपी का राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। कांग्रेस का कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे ना, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मान लीजिए बीजेपी ने चुनाव जीत लिया या खड़गे या कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया, बहुमत प्राप्त हो गया, चाहे कोई भी दल हो, मान चलो
कांग्रेस को लाते हैं 2029 में। कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया और खड़गे को लगता है कि 300 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं, और खड़गे को लगता है कि भाई जितने भी लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं उसमें योग्य नहीं। खड़गे को पता चला हमारे बारे में, वो आए हमसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद बहुत प्रभावित हुए, है ना। बोले कि साला देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब तो यही है ना। फिर बस एक ही चीज वो जानते थे कि हम लोग भारतीय नागरिक हैं, और दूसरा एक हम लोग 25 साल क्रॉस कर चुके हैं, कुछ लोग 30 साल क्रॉस कर चुके हैं। तो बोला भैया आप ही लोग हो, है ना। तो मैं भी नहीं हूं ना संसद के किसी सदन का सदस्य, बस मेरी योग्यता क्या है, मैं भारतीय नागरिक हूं और 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हूं। मेरा नाम आगे कर दिया, क्योंकि आपको पता है भाई संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत दल की ही सत्ता होगी, मेजॉरिटी पार्टी रूल होगा। उन्होंने चुनाव जीता है, कांग्रेस ने चुनाव जीता है, 300 सीटें प्राप्त कर ली हैं, मतलब सरकार बनाने का हक उसी का है, कोई नहीं छीन सकता। अब वो तय करेगी, वो राजनीतिक दल तय करेगी कि भैया उनकी ओर से प्रधानमंत्री कौन होगा। वो चाहे उनके पार्टी का सदस्य हो, चाहे वो संसद लोकसभा का सदस्य सांसद हो, चाहे वो राज्यसभा का सांसद, चाहे, लेकिन हम लोग तो वो भी नहीं है। हम भारतीय नागरिक हैं, 25 वर्ष आयु का, मेरा नाम आगे कर दिया, मोर नाम आगे कर दी। तुम लोग को प्रधानमंत्री नहीं बनाता, तुम लोग आपस में क्या है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर मैं प्रधानमंत्री पद चाहती थी, नहीं दिए, मेरा नाम आगे कर दिए, ये हो ही हमारे ओर से प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, भले ही कॉलेज के जमाने में मैंने राष्ट्रपति को गरिया दिया हो, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आगे कर दिया, मुझे कांग्रेस ने, मतलब मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, हो गया मैं प्रधानमंत्री नियुक्त। फिर प्रधानमंत्री तय करता है कि उसके मंत्री परिषद में अन्य मंत्री कौन कौन होंगे। सूची बनाऊंगा मैं, हालांकि मिलकर ही बनाई जाती है, खड़गे और सब जो इंपॉर्टेंट सीनियर मिनिस्टर होंगे ना, लेकिन कहा क्या जाएगा, मैं ही दूंगा, अंतिम निर्णय मेरा ही, मैं दूंगा। सूची आप लोगों का नाम लिख दिया, सबका सामने कौन कौन सा मंत्रालय आपको देना है लिख दिया, और भेज दिया किसको, राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति को भी क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो मैंने परामर्श दिया है वो फलाना मंत्री आप नियुक्त हो जाओगे। लेकिन हमारे सामने एक शर्त आ जाएगी, हमारे सामने शर्त ये आ जाएगी कि हम लोग, शर्त इसलिए आ गई क्योंकि हम लोग संसद के अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। मतलब संसद का, अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी क्या वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? सवाल ये हुआ, जवाब क्या होगा आपका, हाँ। तो भी क्या वो कोई भी मंत्री हो सकता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री समेत, हाँ। क्या वो मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, हाँ। क्या वो राज्य मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री नियुक्त हो सकता है, हाँ। लेकिन संसद के बिना हमारे सामने कंडीशन क्या है कि अगर हम मंत्री बने रहना चाहते हैं भविष्य आगे भी, तो हमें इन 6 महीनों का समय दिया जाएगा। हमारी नियुक्ति की तारीख से हमें मिलेगा 6 महीना। 6 महीने में हमें संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। अच्छा ये भी बात है, आप आगे पढ़ोगे कि हम एक साथ दो सदनों के सदस्य भी नहीं रह सकते, उसकी भी कंडीशन है, वो आप संसद में जब पहुंचोगे तो पढ़ोगे। फिलहाल आपके लिए बस इतना जरूरी है कि हम एक बार में एक ही सदन के सदस्य हो सकते हैं। हमें संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ये हमारे सामने कंडीशन है। हमारे पास कितने समय होगा, 6 महीने का, 6 माह का समय होगा। अब हम लोग नियुक्त तो हो गए, उस तुनी अपने को राजनीति की जानकारी नहीं थी, बताया देखो भाई नियुक्त तो करत हूँ, लेकिन 6 महीना के अंदर तुम्हारा या तो लोकसभा के सदस्य बने बर पड़ी, या तो नहीं तो राज्यसभा के सदस्य बनेला जरूरी है, बने बर जरूरी है। अगर है ना, हम राष्ट्रपति करेंगे हमको नियुक्त, प्रधानमंत्री या मंत्री तो अरे सदस्य नियुक्त होता है क्या, हाँ चुने जाते हैं। अब हमको सदस्य बनना पड़ेगा। हमारे सामने अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा, एक ही माध्यम है। राज्यसभा का सदस्य भी बनना है तो भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों के चुनाव में अंतर है। इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष और इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ज्यादा आसान किधर है सदस्य बनना, इधर राज्यसभा से सदस्य बनना ज्यादा आसान। क्यों आसान है? क्योंकि राज्यसभा के
मान लीजिए राज्यसभा छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें हैं, राज्यसभा को 5 सीटें, कितनी सीटें 5, 1 2 3 4 5 सीटें हैं। और आपको पता है छत्तीसगढ़ के ये राज्यसभा सीटें 5 मिली हुई हैं, और छत्तीसगढ़ के ये जो 5 राज्यसभा के सदस्य जो पहुंचेंगे राज्यसभा में, इनको चुनेगा कौन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य, मतलब एमएलए विधायक चुनेंगे। और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है यहां जनता वोट नहीं करती, राज्यसभा सदस्य के लिए जनता वोट नहीं करती। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के लिए जैसे छत्तीसगढ़ को 5 राज्यसभा सीटें मिली हैं, तो छत्तीसगढ़ से जो 5 राज्यसभा सदस्य चुनकर राज्यसभा में सदस्य बनेंगे, उनका जब चुनाव होगा तो उस राज्य के विधायक मतदान करेंगे। जनता क्या मतदान कर रही है, हम और आप मतदान करें नहीं, इसीलिए तो अप्रत्यक्ष क्या है। अब मान लीजिए यहां पर बीजेपी की सरकार है, 70 विधायक बीजेपी के हैं, तो आप बताइए कि क्या बीजेपी का कोई राज्यसभा, कोई बीजेपी से खड़ा किया गया कोई व्यक्ति की जीत पाएगा? क्योंकि कांग्रेस का कोई व्यक्ति जीत पाएगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि 70 विधायक जो बीजेपी के हैं वो जाहिर सी बात है अपने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो यहां आसान हो जाता है। मान लीजिए कि बीजेपी हमको खड़ा कर रही है और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की विधायक ज्यादा है वहां पर, तभी तो सरकार है, तो वहां जीतना हमारा आसान हो जाएगा। लेकिन कठिन होता है ये चुनाव लोकसभा, क्योंकि यहां जनता वोट करती है ना। और आपको पता है मौजूदा राजनीति में जनता जो है दारू, मुर्गा, पेटीकोट, बिछिया जब तक नहीं मिले तब तक वोट नहीं करती। और भूल जाओ, फिर लोग बोलेंगे ऐसा कैसा गलत बात बोलता है। मैं कड़वा बात बोलता हूं, आप देख लो। आप अगर कोई व्यक्ति जाकर ईमानदारी से जनता के बीच ये बोले कि देखिए मैं 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता, मैं शराब नहीं पिला सकता, मैं ये फ्री बांट नहीं सकता, मुझे व्यापार नहीं करना है, मैं राजनीति में आना चाहता हूं कि मैं यदि आपके क्षेत्र का विधायक या सांसद चुन लिया जाता हूं तो मैं आप लोगों के विकास के लिए कार्य करूंगा, आप लोगों के लिए कार्य करूंगा। जानते हो जनता क्या बोलेगी? ये चूतिया बनावत है मान ला, एक से कोनो फायदा नहीं है। एक तो चुनाव आते तो बढ़िया नवा कपड़ा, दारू, पार्टी, मुर्गा भात झोरे भर मिलते, ये कुछ नहीं दे, बेकार आदमी, उसको वोट ही नहीं देंगे लोग। यही है सच, जान लो आप, है ना। मुझे बहुत लोग, अभी क्या हुआ, मेरा वार्ड ओबीसी हुआ है, मेरा वार्ड ओबीसी हुआ है, तो मेरे जो वार्ड के बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं, जरूरत है राजनीति को, ठीक है। उन्होंने कहा कि शुरू कर यार लक्ष्मीकांत, ये सब तो चोरहे भरे पड़े हैं साला, कोई सब धंधे के लिए आते हैं राजनीति में, तेरे को राजनीति में आना चाहिए, तू राजनीति में बदलाव ला सकता है। तो मेरा एक दिन मन बना, बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि भैया ये भी कहा जाता है कि राजनीति जो है, अगर पढ़े लिखे और अच्छे लोग यदि राजनीति में न आए तो कभी राजनीति में परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा माहौल बन चुका है ना, एक दिन के लिए मन बना मेरा। फिर मैं थोड़ा जब रिसर्च किया, मैं ये सब तो जानता हूं, मैं बस मैं जो पहले राजनीति में रहे हैं या किसी तरह से जुड़े हुए ना, उनसे मिला, उनसे बोला ये बताइए कि क्या मैं बिना शराब बांटे, बिना पैसा बांटे, क्या मैं पार्षद चुनाव में खड़ा होकर जीत सकता हूं? उन्होंने बोला 99% इम्पॉसिबल, 99% इम्पॉसिबल। राजनीति में आना है तो मौजूदा समय ऐसा ही है कि तू नहीं बांटेगा, तेरे लिए प्रचार करने भी लोग नहीं आएंगे। जैसे बारात में आप दारू ना बांटो तो लोग नाचते नहीं है। बारात जाती है ना, तो दोस्त के जितने मित्र होते हैं देखना, बता देता हूं, पहली डिमांड ऐसे पड़े रहेंगे, ऐसे पहली डिमांड, भाई वो तो लगेगा, नाचना है ना, और आप पिला दो, उसके बाद देखो कुकुर की तरह नाचेंगे, लोट के नाचेंगे ना। तो दुनिया बहुत मतलबी हो गई। हमारे देश की जनता ही भ्रष्ट है, बिना लिए दिए वो वोट भी नहीं करती। जितने नेता भीड़ ले जा, कोई जैसे नरेंद्र मोदी आते, दिखाया जाता ना आपको, भीड़ एकदम मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, ये सब किराए से ले जाए जाते हैं। तुमको पता है गांव से ट्रक, ट्रैक्टर और ट्रकों में भर के 200-100 रुपया में ले जाए जाते हैं। चल तो नाश्ता भी मिली, चल खड़े होना है तो बस मोदी आई तो मोदी चिल्लाना है।
और दोस्त जब बैठे बैठे तुमको नाश्ता मिल रहा है, एक टाइम का खाना मिल रहा है, पैसा भी दे रहे हैं और बाइक वालों को भी देते हैं पेट्रोल का पैसा, ऐसे भीड़ जुटाई जाती है। और फिर उसके बाद लोगों को ये भ्रम फैलाया जाता है मोदी के इतने फॉलोअर हैं, अरे साहब किराए के हैं, है ना। मतलब आप जितनी मार्केटिंग कर सकते हो, जितना फेसबुक इंस्टाग्राम सब में अपने बढ़ा बढ़ाकर अपनी बातें या अपने बारे में झूठ फैलाते जाइए, आपकी मार्केटिंग होती है, आपकी छवि अच्छी होती है ना। मैं समझ गया, 3 लोगों से मिला, फिर बोले देख देख भाई दूसरा तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका बहुत अलग है। मतलब तुझे अपने वार्ड में 4-5 साल के लिए 4-5 साल तक लोगों से मिलना होगा, लोगों को विश्वास दिलाना होगा, तो अच्छा आदमी है, उनके लिए कार्य कर सकता है। लेकिन क्या तेरे पास समय है भाई? मेरे पास करोड़पति होता, मुझे राजनीति में जाना होता, तो मैं रोज सुबह कुर्ता पैजामा टान के निकल जाता है इधर, कभी इस मोहल्ले कभी उस मोहल्ले, बैठ के गपशप लड़ता, लोगों की बातें सुनता, पटाता लोगों को। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं ना कि मैं अभी 2 महीने में चुनाव है, 4-5 साल में अपने पूरे वार्ड में घूमूं, लोगों से मिलूं, लोगों को समझाऊं, तो उसमें बहुत समय लगेगा ना। ये बात हो गई भाई कि कोई फ्री फंड में अपना समय क्यों देगा बता? अब कमाई धमाई नहीं करेगा क्या? और राजनीति में अब फिर बोलेगा कि सेवा के लिए आना चाहता हूं और कोई काम नहीं कर रहा है और उसको अपने राजनीति में समर्पित होना पड़ेगा? नहीं, इसका फिर क्या, फिर राजनीति में आके कमाएगा नहीं क्या? वो उद्देश्य तो वही होगा, कोई दारू बांट के, कोई पेटीकोट बांट के या 50 लाख खर्चा करके जब कोई पार्षद का चुनाव जीतेगा, विधायक के चुनाव में 10 करोड़ खर्चा करके विधायक का चुनाव जीतेगा, वो पैसा खर्चा कर रहा है, इसका मतलब उसका सेवा का भी उद्देश्य था ही नहीं। क्या है चाहता है? पहुंच जाएगा विधायक तो 10 लाख खर्चा किया है, 10 करोड़ खर्चा किया, 50 करोड़ कैसे बनाना है? धंधा ही है राजनीति ना। तो मैं त्याग दिया, हो गया। 3 जब मिला ना, मैं बोला क्या संभव है? बोला यार देखो संभव तो है, तुझे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जो वोटर, युवा जो वोटर है, तू जब से यूपीएससी की तैयारी शुरू किया है, जब से तैयारी शुरू किया तब से तू समाज से कट गया। तू तो लोग जानते ही नहीं तेरे को, नए लोग, तो तेरे को वोट क्यों देंगे? हाँ तो नया है, खूब पैसा खर्चा कर, तो तेरे को वोट ऐसे ही मिल जाएगा बहुत, अधिकांश वोट, अधिकांश लोग अच्छा प्रभावित कर दे अपनी भाषण से और पैसा बांट दे तो तुरंत जान जाएंगे। लेकिन तुझे नहीं जानते लोग, उसके लिए घूमना पड़ेगा, 2 महीना फिर नामांकन भर के खूब घूम, लोगों से मिल, लेकिन तब भी इतने जल्दी प्रभाव नहीं आता है। लंबा समय ड्रॉप कर दिया, राजनीति को टाटा बाय बाय। चलिए ये बात समझ गए आप? मतलब एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बिना सदस्य बने अधिकतम कितने अवधि तक मंत्री पद पर रह सकता है, प्रधानमंत्री समेत? 6 माह। क्लियर है? 6 माह। हम लोग तो 25 साल के, हमको तो राज्यसभा का चारा है नहीं, और ये पूरी 543 सीट पर चुनाव हो गया था, सारे सांसद पहुंच गए। हमारे सामने विकल्प है क्या? हम तो 30 साल के हुए नहीं, हमारे सामने एक ही विकल्प है भैया, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो सदस्य बनेंगे। लेकिन हमारे सामने 2 समस्या ये है कि साला 543 सीट पे तो सभी सांसद जीत के यहां बैठ चुके हैं, खाली कहां है? हाँ, पद ही रिक्त नहीं है, कैसे? तो फिर हम लोगों ने बोला, चिंता जाहिर की कि अरे भाई खड़गे साहब मजा ले रहे हो, वहां तो है नहीं, कैसे लोकसभा से चुनाव जीतेंगे? वो बोला चिंता की बात नहीं, पैसा वैसा दारू फारू सब मैं बांट दूंगा पार्टी फंड से। लेकिन बोले वो भी बांट दोगे, लेकिन भाई हम चुनाव कैसे लड़े, 543 सांसद पूरे हैं, रिक्त तो है नहीं। वो बोला कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हम अब आपको 25 लोगों को आपको मंत्री बनाए हैं ना अपन, कोई दिक्कत नहीं, 25 लोग अपने सांसदों को बोल देंगे इस्तीफा दे दो। एक ये तरीका है, बोल देंगे इस्तीफा दे दो, तो बोलेंगे काबर भाई इतना ओमन भी खर्चा वर्चा करे है, सांसद बने हैं, काबर इस्तीफा दी? कोई दिक्कत नहीं, स्विस अकाउंट में 200-200 करोड़ भेज देते हैं। इसीलिए तो आए हैं सब राजनीति में, है ना, हाथ जोड़ के जनता को मूर्ख बेवकूफ बना के आए, सेवा करने का अवसर दो, लेकिन सेवा उनकी हम कर देंगे जो वो चाहते हैं, इस्तीफा दे देंगे। दूसरा, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो मरवा देथन, ये भी राजनीति में बहुत आम बात है।
अपन 25 सांसदों को बोलेंगे हम तुमको भेज रहे हैं मलेशिया ट्रिप पे, है ना, मलेशिया के नाम पर नहीं माने कोई बात नहीं, अपन हम बोल दे वो बैंकॉक ट्रिप, सब हो नेता मन तुरंत जाग जी मान जी, नेता शरीफ लगभग ना के बराबर होते हैं, बैंकॉक ट्रिप पे भेज दो, सारे नेता तैयार हो जाएंगे, फ्लाइट पे जाएंगे, वहीं उड़वा देंगे, वहां किसी से खाली हो जाएंगे, सब रिक्त हो जाएंगे। तो आपको रिक्त हो जाएगा, फिर आप पता है आपको समय समय पर रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव होते हैं, है ना, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे राज्यसभा का उपचुनाव हो, चाहे राज्य में विधानसभा का उपचुनाव हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं बाई इलेक्शंस। हो गया, चलो रिक्त हो गया भैया, हम खुश हो गए, रिक्त हो गए सीट, निपट गए, हम लोग को खड़ा कर दिया वो। अच्छा, हम भले छत्तीसगढ़ के, लेकिन हम पूरे देश में कहीं से भी चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है बात? गुवाहाटी, असम, आंध्रा, कहीं भी हम लोगों को जहां जहां से रिक्त हुआ खड़ा कर दिया, खूब दारू मिक्सी पैसा बांटा और हम लोग जीत भी गए। अब हम लोग खुश हो गए, क्योंकि अब हम केवल 6 महीने तक मंत्री पद का मजा नहीं लेंगे, पूरे 5 साल मंत्री पद का मजा लेंगे और खूब भ्रष्टाचार करेंगे और खूब कमाएंगे। इसीलिए तो गए हैं राजनीति में लोग, इसीलिए जाते हैं। और अगर अपन सोचेंगे कि हम सेवा करेंगे जनता का, ईमानदारी से देश के विकास के लिए कार्य करेंगे, तो हम वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। यही बात राज्य में भी लागू होती है। कोई व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो भी सीएम नियुक्त हो सकता है, वो भी अन्य मंत्री नियुक्त हो सकता है, और लेकिन अधिकतम बिना सदस्य बने अधिकतम कितने माह के लिए? क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक शर्त होती है, 6 माह के भीतर हमें विधानमंडल के अगर दोनों सदन है तो किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। अगर केवल विधानसभा है तो हमारे सामने एक ही विकल्प होगा कि विधानसभा का चुनाव लड़के हमें सदस्य बन के 6 महीने के भीतर बनना होगा। तभी हम 6 माह से अधिक पूरे कार्यकाल के लिए, पूरे विधानसभा के कार्यकाल के लिए या पूरे लोकसभा के कार्यकाल के लिए मंत्री पद पर बने रह पाएंगे। क्या? अच्छा, अब मैं वहीं आ रहा हूं, इतना पूरा बकलोली किया इसीलिए हूं। देखो, अब एक मंत्री हो गया, हम लोग मंत्री बन गए ना, जैसे मैं कपड़ा मंत्री मान लो ना, मैं कपड़ा मंत्री हूं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री। मुझसे सवाल राज्यसभा के भी सदस्य पूछ सकते हैं और लोकसभा के सदस्य भी पूछ सकते हैं, दोनों अधिकार रखते हैं। मैं हूं कहां का लेकिन सदस्य? लोकसभा का ना। भैया लोकसभा में विपक्ष के जो होंगे उनका काम क्या है? मैं आया भाषण देने, अपना कपड़ा मंत्री, देखिए हमारे शासनकाल में हमने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया, टेक्सटाइल का वस्त्र निर्माण में हमने इतना एक्सपोर्ट किया, है ना। तो एतिले ये समारोह खड़े हो गए, मंत्री झूठ बोला थे, मंत्री कहा थे अतक उत्पादन हुई, अतक निर्यात करेंगे, लेकिन ये देखा ये सनी लियोनी उर्फी जावेद इमरान ला बेचारी मन ना कपड़ा नहीं मिला थे, पॉलीथीन और गोभी लपेट के घुमा थे ना। विपक्ष का काम ही क्या होता है? सवाल पूछे जाएंगे, मुझे जवाब देना होगा, बताइए एक्चुअल में कितना उत्पादन हुआ है, ये एग्जैक्ट डेटा हमको रिपोर्ट कर। अच्छा, अब यहाँ का जो राज्यसभा में भी मुझसे सवाल पूछ सकता है, तो जब राज्यसभा का सदस्य मुझसे सवाल पूछना चाहेगा तो मुझे इंटीमेशन आ जाएगा कि राज्यसभा में भी सवाल है आपके लिए, तो मैं फलाना जिस दिन मुझसे सवाल पूछा जाएगा उस दिन मैं राज्यसभा की बैठक में भी शामिल रह सकता हूं। क्लियर है बात? चाहे राज्यसभा का कोई सदस्य हो, मंत्री हो, अगर लोकसभा में उससे सवाल पूछा जाना है तो वो लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है, वहां उससे लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आप आगे पढ़ोगे अनुच्छेद 88, आगे पढ़ोगे आर्टिकल 88 कि मंत्रियों को विशेष अधिकार होता है संसद में। एक मंत्री, आप जानते हो मंत्री हो चाहे सांसद हो, वो एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक मंत्री जो होता है ना, मंत्री को छूट होती है, मंत्री भले ही संसद के किसी एक सदन का सदस्य होगा, लेकिन उसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों एवं कार्रवाइयों में भाग लेने का विशेष अधिकार प्राप्त है। और यह अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि भैया मुझसे सवाल
संसद के दोनों सदनों में पूछे जा सकते हैं, दोनों सदनों में मुझे जवाब देना होगा, इसीलिए यह अधिकार दिया गया। क्लियर है बात? लेकिन फिर भी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही क्यों कहा, राज्यसभा क्यों नहीं जोड़ा? सवाल यह है ना, क्योंकि मैं मंत्री रहूंगा, मेरा अस्तित्व लोकसभा में बहुमत पर टिका हुआ है। समझ में आ रहा? क्योंकि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, मंत्री परिषद बनी रहेगी कि नहीं रहेगी, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम हिमसेल्फ डिपेंड्स अपॉन द मेजॉरिटी इन लोकसभा। till the political party enjoys majority in Lok Sabha, the council of minister exists. मंत्री परिषद जब तक राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत में रहेगी तभी तक सरकार में रहेगी, तभी तक मंत्री भी रहेंगे। 6 सरकार बने हुए 6 महीना हुआ, लेकिन 6 महीने बाद यदि बहुमत खो दिया हमने लोकसभा में तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गई मतलब प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्री गए, इस्तीफा देना होगा। अभी समझ में आया क्यों लोकसभा? व्यक्तिगत तो पहले समझा दिया। आपके मन में सवाल ये आया होगा कि सर वो केवल लोकसभा क्यों लिखा है, राज्यसभा क्यों नहीं लिखा है? तो उसका जवाब यही है, क्योंकि सरकार का अस्तित्व, मंत्री का अस्तित्व सरकार पर निर्भर करता है, और सरकार का अस्तित्व लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। राज्यसभा में अब बहुमत में हो या ना हो, इससे सरकार गिरेगी खड़ी होगी इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार बनेगी भी यहां बहुमत से, और सरकार बनी भी रहेगी बहुमत से ही यहां, लेकिन कहां? लोकसभा। उसी प्रकार राज्य में विधानसभा में होता है। बात क्लियर है? हैव अ ब्रेक। ए यार, इस पर बात इतनी करनी होती है ना कि चलिए, ये बात क्लियर हो गई, आगे चले। 75 का कलेक्टिवली हो गया, और इसी में है आपका शपथ, मंत्रियों का शपथ। ये लो 75(3) हो गया, 75(4), 75(4). तो प्रधानमंत्री समेत, प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्री, इनको शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा शपथ? ओथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, इस कार्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, है ना? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स ओथ टू द पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, और that function is carried on by some person appointed by president for this purpose. ठीक, क्लियर है? वो बाद में देखेंगे हम लोग, कौन अन्य हो कौन होता है वो देखेंगे। 75 का 4, तो इसमें आप मंत्रियों का शपथ भी है, ठीक। और इसी में एक ये है कि कोई मंत्री 6 माह तक, कोई मंत्री अगर 6 माह तक संसद का, इसी में है, क्या है आपका 75 का 5, इसी में है कि कोई मंत्री लगातार, कोई मंत्री लगातार 6 माह तक, हाँ 5, कोई मंत्री लगातार 6 माह तक संसद का सदस्य नहीं रहता, संसद का सदस्य नहीं रहता तो वो मंत्री भी नहीं रह सकता, ठीक है। सीज टू बी है, मतलब वो 6 नहीं रहता तो वह मंत्री नहीं रह सकेगा, तो वह मंत्री नहीं रह सकेगा, अ मिनिस्टर who is not a member of either of the house of parliament, लगातार कोई मंत्री लगातार 6 माह तक संसद समझ गए ना, इधर ऑफ द हाउस है ना, संसद के का सदस्य, मतलब इसमें दोनों सदन आ गया ना। A minister who is not a member of either of the house of parliament for consecutive 6 months ceases to be a minister, क्लियर है बात?
6 मंथ, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 6 महीने, लगातार 6 महीने, समझ गए आप। सीजेस टू बी अ मिनिस्टर, क्लियर है बात। तो कोई मंत्री मतलब यहाँ केंद्र की बात हो रही है ना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की बात हो रही है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री। कोई मंत्री यदि लगातार संसद के किसी भी सदन का 6 माह तक सदस्य नहीं रहता तो वो मंत्री भी नहीं रह सकेगा, वो भी यही है। बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब आप एक और 75 का 6 देख लो आप। 75 का 6, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये नंबरिंग आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान होना चाहिए 75 में क्या क्या है। ये नंबरिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन 75 में क्या क्या है 90% आपको प्रश्न यहीं से आएगा कि भैया ये प्रावधान 75 का है कि नहीं, ये यार। तो 76 में देखो आप, 76 क्या बोलता है कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद निर्धारित करेगी, यहीं पर दिया हुआ है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, समय समय पर, संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अच्छा, इनका वेतन और भत्ता, आपका इनका वेतन और भत्ता कौन से अनुसूची में वर्णित है? एक फैक्ट ये भी नहीं पढ़े जान जाओगे, दूसरी अनुसूची, दूसरी में पढ़े थे, सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची में वर्णित है। तो ये हो गया आपका 75 का सारे किस्से हो गए। ये क्या क्या भैया, अनुच्छेद 75 में क्या क्या, देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 75 में क्या क्या है। सबसे पहला तो भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और क्या, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर है, एक ही लाइन, ठीक। अनुच्छेद 75 में फिर उसके बाद देख लो कि ये भी है अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री समेत मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये भी है, ठीक। अच्छा, और यदि बोल रहा है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, पॉइंट, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है भैया, 75 का पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। दूसरी क्या है, अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अदर मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। दूसरा आर्टिकल 75 का 1A में जोड़ा गया है, जो कौन सा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया भैया कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती, है ना। द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड मोर देन 15% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा। अगला पॉइंट क्या भैया कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, डिस्क्वालीफाई, अयोग्य करार दिया जाता है, तो वो मंत्री भी नहीं रहेगा। अ मिनिस्टर इफ disqualified to be a member of either of the house of parliament under 10th schedule ceases to be a minister। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेंगे, है ना। मिनिस्टर शैल रिमेन ऑन द पोस्ट टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगला पॉइंट क्या है भाई, मंत्री परिषद सामूहिक, याद रहे आपको, व्यक्तिगत रूप नहीं बोला यहां पर, वो अलग से बता दिया मैं आपको फैक्ट कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन यहां पर क्या बताया, यहां पर क्या है, सामूहिक, कि मंत्री जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, सामूहिक मतलब लोकसभा समूह है ना, तो लोकसभा की बात हो रही, ठीक। उसके बाद एक और, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री उत्तरदायी
प्रधानमंत्री समेत संघीय मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त। तो मंत्रियों का शपथ भी यहां दिया हुआ है। मंत्रियों, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों का शपथ राष्ट्रपति द्वारा। ये हो गया शॉर्ट में। फिर इफ एनी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री यदि संसद के किसी भी सदन का लगातार 6 महीनों तक सदस्य नहीं रहता तो वो मंत्री पद पर भी नहीं रह सकेगा। अ मिनिस्टर, अ member who is not a member of either of the House of Parliament for consecutive 6 months ceases to be a minister. In the Union Council of Ministers, we are talking about Union Council, सब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बीच में बात हो रही है। उसके बाद एक और चीज कि मंत्रियों का वेतन और भत्ता इसी में दिया हुआ है। मंत्रियों का वेतन और भत्ता कौन तय करेगा भाई? संसद। समय समय पर संसद तय करती है। संसद एक बिल लाती है, पारित करती है दोनों सदनों में, राष्ट्रपति साइन करते हैं और उनका नया वेतन भत्ता तय हो जाता है। बात क्लियर है? एक यही बिल है जो कभी फेल नहीं होता। वो तय होता है कि ध्वनि मत से पारित हो जाता है, लोग खूब खुशी से ताली पीटते हैं, पैसे का मामला, बढ़ रहा है तनख्वाह ना भाई। ठीक, ये हो गया आपके 75 की। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। क्लियर है बात? अब उसके बाद 76, 77 ये बीच में आएगा, लेकिन 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी। लेकिन हम उसको अलग से पढ़ेंगे। 76 महान्यायवादी, क्योंकि प्रधानमंत्री के बीच में आ रहा है, वो महान्यायवादी अलग से पढ़ेंगे हम बाद में। लेकिन महान्यायवादी के बारे में आप कुछ तो जान गए हो। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिशियल ऑफ इंडिया। काम क्या करता है? 2 प्रमुख काम है। केंद्र सरकार को विधिक सलाह देना, लीगल एडवाइस देना, और दूसरा ही कैन रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व। सामान्य सी भाषा में भारत का वकील। क्लियर है बात? चलिए अब आते हैं अपन, अगला जो है वो 78 है। अगला क्या है? 78। अगला आर्टिकल 78, ये भी देखना अपने को, प्रधानमंत्री से ही संबंधित है। चलिए 78, इसमें बोलता है कि राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? सूचना के संबंध में, चलिए, फर्निशिंग और इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। चलिए इसको क्या है, इसका हेडिंग क्या होगा? राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य, मेन हेडिंग, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो संविधान ने अनुच्छेद 78 के माध्यम से प्रधानमंत्री का कर्तव्य निर्धारित किया है। ड्यूटीज ऑफ पीएम टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ड्यूटीज ऑफ पीएम टू furnish, 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 to provide, furnish informations to the PM। चलिए इसमें देखिए आप, हाँ, टू द प्रेसिडेंट। देखिए क्या बोलेगा वो। अच्छा, ये इसमें नोट्स में गायब ही कर दी है 78। प्रधानमंत्री में होगा। आइए चलिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। सबसे पहला चीज क्या है?
आपसे एक सीधा सीधा फैक्ट पूछ देगा कि पीएम इज द मेन कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो सबसे पहला बिंदु क्या है भैया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। चलो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, मुख्य कड़ी है। क्या बोलेंगे? तो एक शाल बी ड्यूटी ऑफ, मतलब एक फैक्ट दे दिया। असल में ये जरूरी नहीं कि 78 में हो। अब क्या होता है, ये एक फैक्ट समझाने के लिए आ गया। कैसे? देखो, अगर राष्ट्रपति को कोयला मंत्रालय क्या कर रहा है ये जानना है, तो वो कोयला मंत्री को नहीं बोलेंगे, वो किसको बोलेंगे? प्रधानमंत्री, कि भैया कोयला मंत्रालय का रिपोर्ट भेजिए। तो वो इस प्रकार आप समझ रहे हो कि प्रधानमंत्री जो अन्य मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति, इसके बीच में कम्युनिकेट कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संवाद की मुख्य कड़ी है। राष्ट्रपति को कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय, किसी का भी जो प्रशासनिक कार्य वो कर रहे हैं, जो विधायी कार्य कर रहे हैं, अगर उसकी जानकारी चाहिए तो किसको बोलेंगे? वो प्रधानमंत्री को कोचकेंगे, और प्रधानमंत्री ओती कोचकी। समझ गए आप? ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब चलिए पहला ड्यूटी देखते हैं हम। संघ के प्रशासन संबंधी सारे कार्यकलाप संबंधी सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को दे। देखो, पहला ड्यूटी, कर्तव्य, पहला 78 का पहला पॉइंट। 78 का पहला पॉइंट क्या है भैया? कि संघ के सारे कार्यकलाप, देखो संघ के सारे क्रियाकलाप बोले तो प्रशासनिक और विधायी सब ना, प्रशासनिक प्लस विधायिक क्रियाकलाप, संघ के सारे क्रियाकलाप प्रशासनिक तथा विधायी क्रिया की जानकारी राष्ट्रपति को दे। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है भैया। तो 78 में हम प्रधानमंत्री का कर्तव्य देख रहे हैं। क्या है शीर्षक? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री, ड्यूटीज ऑफ पीएम रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, ये पढ़ रहे हैं अपन। देखो, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। देखो, it is the duty of PM to communicate all the decisions of council of ministers, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों, क्रियाकलाप में समझ गए आप? प्रशासनिक व विधायी का मतलब वो आपके नोट से पूरा रहेगा ना, वो समझ जाओ, बस इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या क्या निर्णय लिए हैं, कौन सा मंत्रालय क्या क्या काम कर रहा है, प्रशासनिक कार्य कर रहा है, क्या क्या विधायिक बिल ला रहे हो आप, क्या क्या कर रहे हो। तो ये सारी जानकारी कौन देगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को समय समय पर प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो संघ समझ रहे हो ना, केंद्र सरकार की बात हो रही, कि वो संघ सरकार के सभी मंत्रियों के निर्णय, मंत्रिपरिषद के निर्णयों, सारे प्रशासनिक व विधायी क्रियाकलापों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। क्लियर है बात? ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। ठीक, अच्छा। अब उसके बाद बोल रहा है संघ के प्रशासन और विधायी संबंधी सारे, दूसरा, संघ के प्रशासन व विधायी संबंधी सारे मामलों की जानकारी, मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को दे जब भी राष्ट्रपति मांगे, राष्ट्रपति को दे जब भी राष्ट्रपति मांगे, जब भी राष्ट्रपति मांगे।
हाँ, केवल वही अंतर है। जब भी राष्ट्रपति मांगे दूसरे में जोड़ दिया। पहले वाला हो गया, बोला अरे लिखा तो है लेकिन बाध्यता तो बताया ही नहीं, वो तो कर्तव्य बोल रहा है मेरा, है ना, नहीं देता। तो बोला रुक बेटा, दूसरा लाइन नहीं पढ़ा, राष्ट्रपति मांगेगा तो तेरे को देना पड़ेगा। संविधान ये बाध्यता तय कर दिया। दूसरे में क्या कर दिया? बाध्यता तय कर दिया। बस यही अंतर है, ये अंतर जोड़ दो, बाकी सब सेम है। ठीक, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला देखो, किसी विषय पर यदि किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो, किसी विषय पर यदि किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो, किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो, निर्णय लिया हो, कोई मंत्री है, आपको बताया हूं पहले भी कि कोई भी मंत्री, कोई भी मंत्रालय का मंत्री अगर निर्णय लेता है भैया, तो उसकी स्वीकृति मंत्री परिषद की बैठक में मिलनी चाहिए ना। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई मंत्री ऐसा निर्णय लिया है, ऑर्डर पास कर रहा है, तो प्रधानमंत्री को बोल सकता है कि देख यार, चेक कर मंत्री परिषद में तुम स्वीकृति ली, तुमने विचार किया है कि नहीं इस निर्णय पर। तो ये लिख लो, पूरा लिख लो पहले, निर्णय लिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार न किया हो, निर्णय लिया हो किंतु मंत्री परिषद ने विचार न किया हो, ने विचार न किया हो, न किया हो, ठीक, न किया हो, या संज्ञान में ना हो, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद समक्ष विचार के लिए रखे, है ना। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे, किया हो तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, अपेक्षा बोले तो चाहने पर ना, राष्ट्रपति द्वारा, देखो मैं ये शब्द इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो आपके पेपर में ऐसे ही आएगा, आ जाएगा। तो सामान्य तो आप समझ गए, लेकिन मान लो एज इट इज शब्द ऐसे लाइन पटक दिया तो आपको घूमना ना पड़े। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे, मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अब देखो क्या, इफ एनी मिनिस्टर, है ना, देखो क्या है, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स to submit for the consideration of Council of Ministers, if the President so requires to submit for the consideration of Council of Ministers any matter on which decision has been taken, any matter on which decision has been taken, but the Council of Ministers has not, which has not been considered by the Council of Ministers। देखो सीधा सा मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति चाहें, है ना, तो वो जो है संज्ञान में ला सकते हैं प्रधानमंत्री के, कि किसी मंत्री ने यदि कोई निर्णय लिया हो जिसे मंत्री परिषद की स्वीकृति, सीधा सीधा मतलब क्या है, एकदम सिंपल मतलब बता रहा हूं। यदि कोई मंत्री कोई निर्णय लेता है और राष्ट्रपति को लगे कि मंत्री परिषद ने इस पर विचार किया है कि नहीं किया है, तो वो प्रधानमंत्री को कह सकते हैं कि भैया देखो फलाना मंत्री ने जो निर्णय लिया है, मंत्री परिषद ने उसे विचार किया है कि नहीं। विचार किया है कि नहीं का मतलब स्वीकृति दी है कि नहीं, सिंपल सा मतलब। बात क्लियर है? ठीक, चलिए ये तीन चीजें आपको याद रखनी 78 में। तो 78 में क्या है भैया, सीधे सीधे आपसे पूछे 78 में क्या है, तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। क्या है भैया? पहला ये है कि संघ के, अच्छा संघ मतलब केंद्र ना, ऐसा बोल सकता है कि संघ के समस्त क्रियाकलाप, मंत्री समस्त क्रियाकलाप में समझो क्या क्या, मंत्री परिषद के निर्णय,
प्रशासनिक कार्य, विधायिक कार्य की समय समय पर जानकारी राष्ट्रपति को दे। यह किसका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का। दूसरे लाइन में केवल एक चीज और ऐड करती कि जब भी राष्ट्रपति मांगे, जब भी राष्ट्रपति मांगे तो प्रधानमंत्री संघ के समस्त क्रियाकलाप, मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णय, प्रशासनिक विधायी क्रियाकलापों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि यदि राष्ट्रपति चाहें तो वो प्रधानमंत्री को कह सकते हैं कि भैया चेक करो फलाना मंत्री ने जो निर्णय लिया है, मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार किया है कि नहीं किया। एकदम सिंपल सा मतलब यही है। ये 78 के 3 पॉइंट हो गए, क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अब एक और, पहले मैं 88 बता दूं आपको। 88 यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन आएगा वो। चलिए, एक आर्टिकल जो आपको सीधे उसके बाद जंप मार के, क्योंकि बीच में अलग अलग आर्टिकल और अलग अलग जगह आएंगे ना, क्योंकि बीच में 79 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, मतलब ये संसद से संबंधित है, संसद के संगठन से संबंधित है, लोकसभा के, राज्य, तो बीच वाला अभी ध्यान मत दो। अब हम सीधे एक आर्टिकल में पहुंचते, बहुत इंपॉर्टेंट है, 88। ये क्या है? 88। इसमें मंत्री परिषद, इसमें मंत्री, संघ के मंत्री, देखो 88 में क्या है? संघ के मंत्री, संघ के मंत्री तथा महान्यायवादी, महान्यायवादी का विशेष अधिकार का वर्णन है। क्या है? महान्यायवादी के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार ये है ना? स्पेशल प्रिविलेज ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन एंड अटॉर्नी जनरल, ये है 88 में। ये है तो मतलब संघ के जितने भी मंत्री है ना, संघ के जितने भी मंत्री मतलब केंद्र सरकार के मंत्री और महान्यायवादी का विशेष अधिकार यहां दिया हुआ है। अब यह क्या है विशेष अधिकार? ध्यान से समझो। देखिए, दोनों का विशेष अधिकार अपन पढ़ते हैं, मंत्री और ये मंत्री आर्टिकल 88 में। देखो ऐसा नहीं है, राज्य में भी जो मंत्री परिषद होती है उनका भी प्रावधान है, लेकिन वो इस आर्टिकल में नहीं है। इसमें कौन से मंत्री की बात हो रही है? संघ, केंद्र के मंत्री, संघीय मंत्री ना, संघ के मंत्री, यूनियन, इनके मंत्री के विशेष अधिकार और किसकी? महान्यायवादी और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। चलिए, मंत्री को क्या विशेष अधिकार है? संसद के दोनों सदनों की बैठक, दोनों सदनों की बैठक व कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार, व कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, अधिकार। The rights of the minister to attend the sitting meetings and proceedings of both the House of Parliament. अब ये विशेष अधिकार को समझो, कैसे ये विशेष अधिकार है। देखो भाई, आप आगे पढ़ोगे या मैंने अभी बताया भी है आपको कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री, वो संसद के किसी एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक, जैसे देखो आप मान लेते हैं ये है संसद, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको पता है मिनिस्टर सदस्य यहां भी हैं, यहां भी हैं,
लेकिन अगर मैं ये गोला खींच दूं इनके ऊपर, ये, तो ये मंत्री भी हैं। ये देखो, बाकी जो जिन पे गोला नहीं खींचा वो क्या है? केवल सांसद हैं, केवल सदस्य हैं ना, लोकसभा का सांसद हैं, सदस्य, मेंबर ऑफ लोकसभा है, केवल एमपी हैं। बाकी जो गोले में है ये मेंबर तो हैं, जैसे ये 3 गोले दिख रहे हैं, ये लोकसभा के सदस्य के साथ साथ मंत्री भी हैं, और ये 3 गोले ये भी मंत्री हैं। तो अपन सांसद के विशेष अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, याद रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशल प्रिविलेज ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं, या मैं नहीं बात कर रहा हूं, संविधान बात कर रहा है। अनुच्छेद 88 में वो किसके विशेष अधिकार की बात कर रहा है? मंत्री की। किसकी बात कर रहा है? संघ में मंत्री की, वो चाहे किसी भी सदन का हो। मान लीजिए ये जो हमारा समारोह है, ये लोकसभा का सांसद है और केंद्र सरकार में मंत्री है। इसको एक विशेष अधिकार है कि वो संसद के दोनों सदनों की, इसको इनडायरेक्ट ऐसा भी बोल सकता हूं कि समारोह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां की भी बैठकों एवं कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है उसका। बोल सकते हैं ऐसे इनडायरेक्ट, घुमा फिरा के, ऐसे दिमाग खोलने के लिए। जब खोलेगा कब? जब अपन विचार करेंगे, उस दिशा में बात करेंगे तब ना। ऐसे क्या बोल देगा भाई? संसद के दोनों सदनों की बैठकों एवं कार्रवाइयों में भाग लेने का किसका अधिकार? संघ के मंत्री का अधिकार। कहां है? 88 में। मंत्री है ना, याद रहे, सांसद की बात नहीं हो रही, मंत्री के अधिकार की बात हो रही है। वो संसद के दोनों सदनों की बैठकों और कार्रवाई में भाग ले सकता है, जबकि सांसद केवल उसी सदन की बैठक एवं कार्रवाई में भाग ले सकता है जिस सदन का वह सदस्य है। ऐसा क्यों किया गया? तो भैया सवाल तो उस मंत्री से, ये तो केंद्र सरकार में मंत्री है ना, लोकसभा में भी पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह अधिकार दिया गया है। बात क्लियर है? ठीक। जो आपको और क्या खास बात है, देखो आप, ये अधिकार दिया गया, लेकिन इसी से जुड़े आप कुछ तथ्य बता देता हूं। लेकिन जब मंत्री के मतदान की बारी आएगी, मंत्री मतदान केवल उसी सदन में दे सकता है, केवल उसी सदन में दे सकता है जहां का वह सदस्य है, जहां का वह सदस्य है। बात समझ रहे हो? देखो, वो लोकसभा का सदस्य है, मंत्री है, कोई बिल आया, चाहे राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव आया, उससे मतदान हो रहा है, तो वो यहां उपस्थित है, तो वो उस विधेयक, उस बिल पर, उस प्रस्ताव पर, रेजोल्यूशन पर वोट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर भी है। लेकिन जब वो यहां पर गया तो उस दिन कोई बिल आ गया, राज्यसभा में, तो बिल पर क्या वो मंत्री जो यहां पर आया है क्या वोट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। एक बात और फैक्ट जान लो आप, है ना, मंत्री को अधिकार है संसद के दोनों सदनों में बैठक और कार्रवाई में भाग लेने का, लेकिन जब मतदान की बारी आएगी तो वो मतदान किसी विधेयक पर, किसी प्रस्ताव पर केवल उसी सदन में दे सकता है जिस सदन का वह सदस्य है। क्लियर है? ये खास, जिस सदन का वह सदस्य है केवल वही दे सकता है। क्लियर है? ये समझ गए ये वाला? अब इसके बारे में आ जाओ। इसको भी देखो आप, इसको भी सदन के दोनों सदनों की बैठक व कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है। आज वो ये पीपीटी होता ना, खत्म हो गया होता। आज पीपीटी मिला नहीं, पता नहीं कहां रखी हो। कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार, भाग लेने, ये विशेष अधिकार इसको प्राप्त है। ये भी 88 में ही है ना, दोनों को। अब इसकी अलग बात क्यों अलग क्यों होगी? भैया ये कोई राजनीतिक पद नहीं होता, ये कोई राजनीतिक पद नहीं है ना, न इसके लिए चुनाव होता है, न नामांकित होता है। ये कौन होता है? नियुक्त होता है। एक पद है, संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अटॉर्नी जनरल का, महान्यायवादी का। कहाँ है, कहाँ विवरण है इसका? 76 आर्टिकल
76 में, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है। ठीक, ये जो है ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। खास बात इसकी क्या है, ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों एवं कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है। ठीक, अच्छा, ये दोनों की काम हो गए, भाग भी ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं ना, स्पीच भी दे सकते हैं, ये बोल भी सकते हैं, मतलब बोल सकने का मतलब स्पीच दे सकते हैं ना। लेकिन मंत्री मतदान वही कर सकेगा जहां का वह सदस्य हो। अब इसकी बारी आ जाए, ये भी भैया भाग ले सकता है कार्रवाइयों में और बोल भी सकता है, लेकिन अब मतदान की बारी आ गई। मतदान संसद के किसी भी सदन में नहीं कर सकता, संसद के किसी भी सदन में नहीं कर सकता। यह खास बात, मुझे बताओ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए मतदान, अब भैया मतदान वही कर सकता है किसी सदन में उस सदन का सदस्य हो, है ना, कोई और मतदान नहीं कर सकता। आप लोकसभा की बात करो, चाहे राज्यसभा की बात करो, चाहे राज्य में विधानसभा की बात करो, किसी सदन में मतदान वही व्यक्ति कर सकता है जो उस सदन का सदस्य है ना। जैसे आप लोग मंत्री बन गए, 6 माह तक आप लोग अभी मंत्री नहीं हो, आपको अधिकार है भैया, क्योंकि मंत्री हो आप, अभी आप किसी सदन के सदस्य नहीं बने हो, लेकिन आपको अधिकार है, मंत्री हो ना आप, अभी तो 6 महीने का समय है मान लो आपको सदस्य बनने का, तो आप दोनों बैठकों में जा सकते हो। नहीं दे सकोगे, नहीं दे सकोगे, हाँ, लेकिन ऐसी दशा में आप वोट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी तक संसद के किसी सदन के सदस्य हो ही नहीं। अगर हो भी जाते तो आप केवल मतदान वहीं कर सकते थे जिस सदन के आप सदस्य हैं। क्लियर? 88। तो 88 में किसके किसके विशेष अधिकार की बात हो रही है? यूनियन मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, संघ के मंत्री और महान्यायवादी के विशेष अधिकार का विवरण। क्लियर है? और कुछ इसमें अब देखिए आप, अब वो आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, तो चलो उसमें से कुछ देख लेते। कुछ तो आप ऐसे ही पढ़ते पढ़ते देख लोगे और कुछ देख लो यहां पर। अच्छा, एक और चीज, प्रधानमंत्री और क्या होते हैं पहले वो भी देख लो, आपके नोट्स कहीं। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब हिज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा ऑटोमेटिकली वो निम्न संगठनों का अध्यक्ष भी होगा। कहां कहां का होगा भैया? नीति आयोग पहला, हाँ, कहां कहां का पदेन अध्यक्ष होगा? नीति आयोग पढ़े हो ना आप, सुने हो नीति आयोग, है ना? क्या है फुल फॉर्म इसका? इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इंडिया नीति आयोग, तो नीति आयोग का कोई और हो ही नहीं सकता भैया, जो प्रधानमंत्री है वही इसका अध्यक्ष भी होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। नीति आयोग के अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट, एनडीसी, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल यूनिटी काउंसिल,
राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, एक और है आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, उसको लास्ट पे दे, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, NWRC। और इसको मैं अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं, ये क्या है, अंतरराज्यीय परिषद। क्या है, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। ये वो हैं जहां आपको ध्यान रखना होगा, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष बताने के, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द फॉलोइंग। किसके किसके भैया, नीति आयोग के, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के, और अंतरराज्यीय परिषद के। इसमें इसको अलग क्यों लिखा हूं, ये जो संस्थाएं आप देख रहे हो ऊपर, ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये है संवैधानिक संस्था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कहां है मेंशन इसका, 263, आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान, द प्रोविजन फॉर इंटरस्टेट काउंसिल इज इन आर्टिकल 263। कोई शंका अभी तक? पक्का? तोर बहनी आई तोर संग पढ़ा थे? क्लियर है? कितना टाइम हो गया रे? PM हो गया और क्या?